मोदी जी ने दो नेताओं को बहुत क्लोजली स्टडी किया है, एक नेहरू, एक इंदिरा गांधी, कि इन नेताओं ने किस किस तरह से राजनीति की थी और ऐसी क्या वजह है कि इन नेताओं के खिलाफ भी लोग हो गए, इन नेताओं को भी लोग गालियां देने लगे। 6 दशक हो गए हैं नेहरू को इस दुनिया से गए हुए, उससे भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बीजेपी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भारत के इतिहास के सबसे पराक्रमी नेता जिन्होंने हिम्मत दिखाई किसी दूसरे देश की सेना के ऊपर पहल करके, वो जवाहरलाल नेहरू। उनके पक्ष में उनका खुद का समाज, ब्राह्मण समाज भी खड़ा नहीं होता। वो इस मामले में बहुत क्लियर थे कि स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है वो किसी धर्म की राजनीति नहीं करेगी, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगी। मोदी जी 400 पार का नारा जरूर देते हैं, लेकिन उस टाइम पर अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए 400 पार तो नेहरू हर बार करते थे। मनदीप जी, अगर कोई कांग्रेसियों को समझाए, पहली बात तो क्या है कि आप है ना, ये नेहरू गांधी की कांग्रेस और इस कांग्रेस को एक मत मानिए। आप कांग्रेस के ज्यादातर एमएलएज और एमपीज को कह दीजिए कि नेहरू के बारे में ना 5-1 मिनट बोल के दिखाओ, हलक सूख जाएगा ज्यादातर का। जो विचारधारा आज है कि भी हिंदू मुसलमान की राजनीति के ऊपर या जात पात की राजनीति के ऊपर सरकारें बन जाती हैं। अब नेहरू के दौर में जाइए, उस टाइम पर ऐसी राजनीति के लिए सबसे उपजाऊ जमीन थी, मारकाट हुई थी। लोगों के जहन में हिंदू मुसलमान का इतना जहर था कि एक दूसरे को मरने मारने को तैयार थे। अनपढ़ लोग थे, गरीब, जात पात में बुरी तरह से फंसी हुई। उस टाइम पर जात पात की राजनीति, उसके लिए सबसे उपजाऊ जमीन थी भारत। लेकिन नेहरू ने ऐसी किसी राजनीति को नहीं पनपने दिया। एक बड़ा गजब का एग्जाम्पल आपको देता हूं। उस वक्त हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाया गया था उस टाइम पर। नेहरू और अंबेडकर ने मिलकर हिंदू कोड बिल लेके आए थे। वो बिल जिसने महिलाओं को तमाम अधिकार, जो आज हम कहते हैं कि महिलाओं की बराबरी, महिलाओं को हर चीज में बराबर का अधिकार, उसकी नींव उस हिंदू कोड बिल ने रखी थी। तो नेहरू की जो ये राजनीति थी, इसको बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए आज बीजेपी नेहरू के अंडर काम करने वाले तमाम मंत्रियों की, उनकी पूजा करती है, उनकी तारीफ करती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाती है, लेकिन नेहरू की तारीफ नहीं करते, नेहरू को गालियां देते हैं। यही मकसद है कि नेहरू को इतना बदनाम कर दिया जाए कि खुद कांग्रेसी उनके बारे में बात करते हुए शर्म महसूस करें। और ये है। और लड़कियों के साथ फोटो वाली बात भी ये है, एडवीना के साथ फोटो, भाई बैठे हैं तो महिला के साथ बैठने, उनकी फोटो वायरल करने, क्या हो गया फिर इससे नेहरू का? अच्छा, उनकी बहन को गले लगा रहे हैं, उस फोटो को आप मतलब वायरल करके कुछ भी लिख के नेहरू को बदनाम कर रहे हैं। कल को ये आपकी बहन बेटियों के साथ होगा। ये भी राहुल गांधी के साथ भी हुआ था, जब अपनी भांजी के साथ वो एयरपोर्ट पे थे तो किसी ने फोटो क्लिक करके और उसके बारे में क्या क्या अनाप शनाप लिख के वायरल किया। तो ये तो है ओछी राजनीति। ब्राह्मण वर्ग सबसे ज्यादा वो कांग्रेस का इतना कट्टर समर्थक होता था कि दूसरी पार्टियां तो वोट मांगने भी नहीं जाती थी उनके यहाँ कि भाई ये अगर ब्राह्मण है तो ये कांग्रेसी हैं। आज नेहरू के बारे में कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई मुखर है तो वो शर्मा जी का लड़का मिलेगा। क्या आप आज की तारीख में सोच सकते हैं कि आप अंबेडकर के खिलाफ बोल के दलित समाज की एक भी वोट ले लो? क्या चौधरी छोटू राम के खिलाफ बोल के क्या आप इन किसान समाज का एक भी वोट ले सकते हो? नहीं ले सकते। लेकिन आप नेहरू को गालियां देके ब्राह्मण समाज के सारे वोट ले सकते हो कि नेहरू ने कभी अपने ऊपर किसी जात धर्म का ठप्पा नहीं लगने दिया। इससे उनका स्टेचर बड़ा तो हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन वो अपने हरियाणवी में नहीं कहा करे कई माम्या का बाण जा भूखा रहा करे, उनके साथ ये भी बड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। उनको लगातार बीजेपी हो या मोदी साहब हो, हमेशा याद करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस बसती नजर आती है। नया बयान आया है राजनाथ सिंह जी का। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए नेहरू सरकारी पैसे खर्च करना चाहते थे। मेरे साथ आज बातचीत में वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। जी, क्या कुछ आज कहेंगे सर इस पूरे मामले को लेकर?
मामला सिर्फ मनदीप जी इतना भर नहीं है कि राजनाथ सिंह ने नेहरू के बारे में कुछ बोला है, नेहरू के ऊपर आरोप लगाया है जी। बल्कि ये मामला इससे बहुत बड़ा है। ये मामला कि नेहरू के ऊपर बार बार बीजेपी के नेता, वो चाहे खुद मोदी जी क्यों ना हो, वो क्यों निशाना साधते रहते हैं। ऐसी क्या वजह है, नेहरू से ऐसी क्या जुस्तजू है, क्या ऐसी मोहब्बत है, क्या ऐसी नफरत है। ये सवाल इतना बड़ा है। 6 दशक हो गए हैं नेहरू को इस दुनिया से गए हुए, उससे भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई व्यक्ति 6 दशक पहले, 60 साल से भी ज्यादा समय हो गया है जो इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, लेकिन बीजेपी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम पहलुओं के ऊपर सिर्फ एक राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, इसके आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं जी। और चर्चा इस बात पर भी हो सकती है कि आज हमारे देश में अपनी जाति या अपने धर्म के छुटभइये नेताओं के पीछे एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, बड़ा समर्थक वर्ग इकट्ठा हो जाता है। ऐसे दौर में इस देश के आज तक के इतिहास के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े राजनीतिक चरित्र, जिनकी पूरी दुनिया में एक्चुअल में धाक थी, जिन्होंने पूरी दुनिया में एक्चुअल में डंका बजाया था, शायद भारत के इतिहास के सबसे पराक्रमी नेता, जिन्होंने हिम्मत दिखाई किसी दूसरे देश की सेना के ऊपर पहल करके आक्रमण करने की, वो जवाहरलाल नेहरू। उनके पक्ष में उनका खुद का समाज, ब्राह्मण समाज भी खड़ा नहीं होता। ये सब क्यों हो रहा है, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन पहले राजनाथ सिंह जी से ही शुरुआत कर लेते हैं। उन्होंने एक बयान दिया कि जी नेहरू तो बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, वो भी सरकारी पैसों से। जी। ये अपने आप में इतना हास्यास्पद है और इसके बारे में खुद बीजेपी को और बीजेपी के समर्थकों को सोचना चाहिए कि क्या बीजेपी बाबर को क्लीन चिट दे रही है? क्या मस्जिद बाबर ने नहीं बनवाई थी? अगर बाबर ने मस्जिद बनवा दी थी तो उसको नेहरू कैसे बनवाएंगे? जो मस्जिद 1528-29 में बाबर बनवा चुका है, क्या उस मस्जिद को जो नेहरू 1889 में पैदा हुए, जो 1947 में प्रधानमंत्री बने, क्या वो 450 साल पीछे जाकर बाबर से पहले उस मस्जिद को बनवाना चाहते थे? पॉसिबल ही नहीं सवाल। तो ये मतलब, और नेहरू पटेल वो इस मामले में बहुत क्लियर थे कि स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है वो किसी धर्म की राजनीति नहीं करेगी, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होगी। ये दोनों ही नेताओं के बिल्कुल क्लियर कट बयान थे, उनकी विचारधारा थी। इसके ऊपर जो आधार दिया गया है और फिर ये भी कहा है राजनाथ सिंह ने कि ये करने से सरदार पटेल ने नेहरू को रोक दिया, और इस बात के ऊपर बीजेपी वाले यकीन कर रहे हैं। आप फर्ज कीजिए, आप मानिए कि चलो आप 1947-1950 को आपको असेस नहीं कर सकते, आप उस स्थिति को नहीं समझ सकते, आप आज पे आ जाइए। क्या स्थिति थी उस वक्त नेहरू की और क्या स्थिति थी सरदार पटेल की? नेहरू प्रधानमंत्री थे जी। सरदार पटेल उनके मंत्री थे। क्या आप मनदीप जी सोच भी सकते हैं कि अमित शाह जो आज गृह मंत्री हैं, उस टाइम पे सरदार पटेल गृह मंत्री थे, क्या अमित शाह मोदी को कोई काम करने से रोक सकते हैं? बिल्कुल है नहीं उनकी हिम्मत? या वो सपने में भी सोच सकते हैं कि उनको अपोज कर दें? और दूसरी बात कि अमित शाह मोदी को कोई काम करने से रोकें और मोदी जी रुक जाएं, क्या आप सोच सकते हैं? जबकि नेहरू और पटेल के बारे में इतने भ्रम फैलाए गए हैं इस देश में कि पटेल साहब ने ये कर दिया, पटेल साहब वो करना चाहते थे, नेहरू ये करना चाहते थे, पटेल साहब ने रोक दिया, जो कि संभव ही नहीं है, ये हायरार्की ही नहीं कहती है। हाँ बिल्कुल है जी। दूसरी बात क्या है कि मान लिया चलो कि नेहरू बाबरी मस्जिद दोबारा से बनवाना चाहते थे या उसमें कुछ रेनोवेशन का काम करवाना चाहते थे, ये मान लिया और उनको सरदार पटेल ने रोक दिया।
लेकिन सरदार पटेल जी का निधन तो 1950 में हो गया था और नेहरू तो 1964 तक प्रधानमंत्री रहे और वो इतने जबरदस्त बहुमत के साथ हर बार प्रधानमंत्री बने हैं जिसके बारे में मोदी जी आज नहीं सोच सकते। मोदी जी 400 पार का नारा जरूर देते हैं, लेकिन उस टाइम पर अगर रेशो के हिसाब से देखा जाए 400 पार तो नेहरू हर बार करते थे। 490 के आसपास लोकसभा की सीटें होती थी, उनमें से 360 370 सीटें जीतते थे नेहरू, उससे भी ज्यादा सीटें जीतते थे, तीनों बार इतनी सीटों के साथ प्रधानमंत्री बने। तो सरदार पटेल साहब के जाने के बाद 14 साल तक नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे। अगर वो बाबरी मस्जिद के ऊपर कोई सरकारी फंड खर्च करना चाहते थे तो उन 14 सालों तक उनको किसने रोका? सरदार पटेल तो थे नहीं जी। तो उस टाइम पर क्या मोदी जी ने रोका? क्योंकि मोदी जी पैदा हो चुके थे। तो ये आप है ना किसी भी तरह से लॉजिक के हिसाब से, किसी भी तरह से इसका असेसमेंट करके आप ये मान ही नहीं सकते कि राजनाथ सिंह के बयान में, बात में कहीं भी कोई सत्यता है। एक आधार दिया है बीजेपी की तरफ से, उसके बाद जब गिरती हुई बीजेपी नजर आई कि मनीबेन पटेल, वो सरदार पटेल जी की बेटी थी, उन्होंने अपनी एक किताब में एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि देखो इसमें लिखा हुआ है नेहरू रेज द क्वेश्चन ऑफ बाबरी मस्जिद। नेहरू ने बाबरी मस्जिद का सवाल उठाया जी। लेकिन सरदार पटेल ने रोक दिया। मनदीप जी, सवाल अब मैं उठाता हूं जो आज एयरपोर्ट के ऊपर जो कुछ हो रहा है इस देश में, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं एयरपोर्ट बनवाना चाहता हूं? इसका मतलब ये कैसे निकाला जाए? ऐसी कोई बात हुई होगी, मान लिया आपस में, लेकिन ऐसी कोई बात किसी सरकारी दस्तावेज में, किसी कैबिनेट की मीटिंग में, किसी संसद की कार्रवाई में, किसी पार्टी की बैठक में, उसकी प्रोसीडिंग में भी दर्ज नहीं है। ऐसा कोई दस्तावेज, सपोर्टिंग दस्तावेज नहीं है जो उनकी इस बात को प्रूव कर सके। तो ये तो है मोटा माटी राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है जी। लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है? महेंद्र जी, इस मामले में आप और हम बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्यों नहीं बात करना चाहती? कांग्रेस क्यों नहीं इन बातों के जवाब देती? मनदीप जी, अगर कोई कांग्रेसियों को समझाए, पहली बात तो क्या है कि आप है ना ये नेहरू गांधी की कांग्रेस और इस कांग्रेस को एक मत मानिए। वो कांग्रेस सच में ही अलग थी। उस कांग्रेस में पढ़ने वाले, समझने वाले, विचारधारा वाले, अलग अलग ग्रुप्स का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग थे। आज की कांग्रेस समझौतावादी कांग्रेस है। ऐसे लोग भरे पड़े हुए हैं। अगर आप कांग्रेस के ज्यादातर एमएलएज और एमपीज को कह दीजिए कि नेहरू के बारे में ना 5-1 मिनट बोल के दिखाओ, हलक सूख जाएगा ज्यादातर का। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से जाके बात कीजिए, कांग्रेस के पदाधिकारियों से नेहरू के बारे में जाके बात कीजिए, जुबान नहीं खुलेगी, समझ में नहीं आएगा कि बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। आपने खुद छोड़िए बाकी लोगों को, खुद आपने कभी राहुल गांधी को नेहरू के बारे में 5-7 मिनट बोलते हुए देखा है क्या? कभी नहीं देखा। कभी सुना हो आपने? नहीं। जबकि कोई नेता आज की तारीख में पूरी जिंदगी काट सकता है, पूरी की पूरी राजनीति नेहरू की फिलॉसफी के ऊपर चला सकता है, जैसे कि बीजेपी चला रही है। क्या है कि मनदीप जी, नेहरू की ताकत क्या है वो आप समझिए जी। नेहरू की ताकत यह है कि जो ताकतें, जो विचारधारा, आरएसएस की, बीजेपी की जो विचारधारा, जिसने महज 12 साल के भीतर कांग्रेस को 2-4 राज्यों तक समेट दिया है, लोकसभा में, विपक्ष में समेट दिया है और बहुत दूर है बीजेपी से चुनावी हार जीत के अंदर, चुनावी लड़ाई के अंदर जी। जिस बीजेपी ने सिर्फ 12 साल में यह काम कर दिया, उस विचारधारा को नेहरू ने कभी 2-4 सीटों से आगे नहीं बढ़ने दिया था। ये नेहरू की ताकत है। अब नेहरू की मौत के 6 दशक बाद बीजेपी या बीजेपी की विचारधारा के लोग नेहरू के बारे में कुछ भी बोलते रहे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब नेहरू सामने थे तब आप उनको चुनौती नहीं दे पाए, ये सच्चाई है। आज मोदी जी भी कांग्रेस के सामने हैं, आज कांग्रेस चुनौती नहीं दे पा रही है।
लेकिन कल को ऐसा भी तो होगा कि मोदी जी की जगह कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, जी मोदी जी नहीं होंगे इस दुनिया में, वो भी दोहराएगा। उस टाइम पर अगर कोई पार्टी मोदी को कोसती रहे, मोदी को कोस कोस के अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती रहे, तो उस टाइम पर कई सवाल नहीं उठेगा कि भाई साहब जब वो आपके सामने थे तब तो आप चुनौती नहीं दे पाए, तब तो एक के बाद एक चुनाव हराते जा रहे थे, आपको तब करना था ना ये काम। उनके जाने के बाद इस संघर्ष का जुबान घिसाई का क्या फायदा है? तो नेहरू इतने ताकतवर क्यों थे? जबकि जो विचारधारा आज है कि भी हिंदू मुसलमान की राजनीति के ऊपर या जात पात की राजनीति के ऊपर सरकारें बन जाती हैं, बीजेपी के ऊपर बार बार आरोप लगता है कि भाई जो हिंदू मुसलमान की राजनीति के आधार पर ही बीजेपी की सारी सियासत चल रही है, ये आज के दौर में चल रही है। अब नेहरू के दौर में जाइए जी उस टाइम पर ऐसी राजनीति के लिए सबसे उपजाऊ जमीन थी, मारकाट हुई थी, हाँ देश का बंटवारा हुआ था, लोगों के जहन में हिंदू मुसलमान का इतना जहर था कि एक दूसरे को मरने मारने को तैयार थे, देश का बंटवारा कर दिया था लोगों ने लड़ लड़ के। जी तो उस टाइम पर इस राजनीति के लिए तो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन थी। अनपढ़ लोग थे, 80 से 90% जनता अनपढ़, गरीब, रूढ़िवाद में फंसी हुई, जात पात में बुरी तरह से फंसी हुई, छुआछूत अपने चरम के ऊपर, जातीय भेदभाव अपने चरम के ऊपर। उस टाइम पर जात पात की राजनीति उसके लिए सबसे उपजाऊ जमीन थी भारत। लेकिन नेहरू ने ऐसी किसी राजनीति को नहीं पनपने दिया। इसकी वजह, इसके बारे में कांग्रेसियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा, आज भी वो इसके बारे में मंथन नहीं करते हैं। वजह क्या मनदीप जी? कि नेहरू ऐसे नेता थे जो कोई एक बंधी बंधाई विचारधारा के ऊपर चलने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने ये किताबों में विचारधारा पढ़ के उसको फॉलो करना नहीं शुरू किया था कि आपने सुना होगा ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है, ये समाजवादी है, ये कट्टरवादी है ना। नेहरू ने अपनी एक अलग विचारधारा गढ़ी थी, और विचारधारा ये थी कि ये जो तमाम लोग हैं ना अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कोई जात की लड़ रहा है, कोई धर्म की लड़ रहा है, कोई आरक्षण की लड़ रहा है, कोई आरक्षण के खिलाफ लड़ रहा है, कोई छुआछूत को मिटाने के लिए लड़ रहा है, कोई छुआछूत को बनाए रखने के लिए, कोई वर्ण व्यवस्था को मिटाना चाहता है तो कोई वर्ण व्यवस्था को स्थापित रखे रहना चाहता है। ये तमाम लोग थे। इन तमाम लोगों को नेहरू ने क्या किया? अपनी पार्टी में रखा, अपनी सरकार में शामिल कर लिया। मतलब जो भी आप विविधता देखिए जी, जो भी लोग उनके खिलाफ थे तो उन्होंने अपने पक्ष में किया। नहीं, पक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी और सरकार में रखा। क्या किया नेहरू ने? आप देखिए ना, क्या विचार था उनका। मतलब जोड़ने की राजनीति अगर किसी को सीखनी है, अगर किसी को अपनी पार्टी को बड़ा बनाना, अपनी राजनीति को बड़ा बनाना है, तो आप पढ़िए नेहरू को। क्या किया नेहरू ने? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस टाइम पर बहुत बड़े हिंदूवादी नेता, कांग्रेस के कट्टर विरोधी, उनको नेहरू ने अपनी सरकार में मंत्री बना दिया जी जबकि कोई जरूरत नहीं थी कि भी बहुमत की कमी हो या समर्थन की कमी, कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन नहीं कि भी ये अलग विचारधारा का आदमी है, हमें ये चाहिए, ये विचारधारा भी भारत में होनी चाहिए, इसकी बात करने वाला भी कोई व्यक्ति हमारी सरकार में हमारे भीतर होना चाहिए। हिंदुओं की बात करने वाला है, हिंदुत्व बात करने वाला भी व्यक्ति हमें चाहिए। उन्होंने अपनी सरकार में मंत्री बना लिया अपोजिशन के नेता को। आप सोच सकते हो कि मोदी आज राहुल गांधी को अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दे? बिल्कुल भी सपने में भी नहीं सोच सकते। हाँ। दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कट्टर कांग्रेस विरोधी, बिल्कुल अलग विचारधारा के प्रतिनिधि, उनको नेहरू ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया, जबकि समर्थन की जरूरत नहीं। ऐसा तो था नहीं कि भी उनके पास सीटें कम थी, समर्थन कम था, सरकार गिर जाती अगर दूसरों को साथ नहीं लेते, कुछ नहीं था ऐसा। लेकिन उनको मंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि एक बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे, एक बिल्कुल अलग विचारधारा जो कांग्रेस से भी अलग थी उस टाइम पर, उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे कि नहीं आप आइए, इनकी भी जरूरत है।
जी कांग्रेस के भीतर, सरकार के भीतर मनदीप जी वो लोग भी थे जो मनुवाद का समर्थन करते थे और वो लोग भी थे जो मनुवाद को चुनौती देते थे। अंबेडकर जैसे लोग बार बार मनुवाद को और हिंदू धर्म की बहुत सारी मान्यताओं को चुनौती देते थे, लेकिन वो सरकार के भीतर थे। जात पात को लेकर उसको खत्म करने की मांग करने वाले और उसका भरपूर समर्थन करने वाले वो लोग भी सरकार के भीतर थे, कांग्रेस के भीतर थे। एक बड़ा गजब का एग्जाम्पल आपको देता हूं। उस वक्त हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक बड़ी मतलब क्रांतिकारी कदम उठाया गया था उस टाइम पर। नेहरू और अंबेडकर ने मिलकर हिंदू कोड बिल लेके आए थे। वो बिल जिसने महिलाओं को तमाम अधिकार, जो आज हम कहते हैं कि महिलाओं की बराबरी, महिलाओं को हर चीज में बराबर का अधिकार, उसकी नींव उस हिंदू कोड बिल ने रखी थी। इसका बहुत विरोध हुआ। आरएसएस ने तो उस टाइम पर खूब विरोध किया था, लेकिन उसका विरोध कांग्रेस के भीतर भी हो रहा था। विरोध करने वालों में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति जी। लेकिन वो राष्ट्रपति रहे, इसका विरोध करते हुए रहे, और उनके रहते हुए नेहरू ने वो बिल पास करवाया, उसको लागू करवाया। तो विरोध करने वाले वहां रहे और फिर से उनको राष्ट्रपति बनाया। जी। विरोध करने वाले भी वही थे और इस बिल को लाने वाले भी वही थे। तो ये क्या है मनदीप जी? यानी कि जो विपक्ष में जो भी बोलता था तो नेहरू जी उनको सरकार में शामिल कर लेते थे ताकि कोई भी आवाज उनके खिलाफ ना उठे। नहीं, शामिल नहीं कर लेते थे। दो तो एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो पार्टी से बाहर के लोग थे उनको शामिल कर लिया गया, लेकिन बाकी लोग तो ऐसे थे कि वो कांग्रेस में ही थे। अब बात ये थी कि या तो आप इनसे के भी आप मेरी बात मानते ही नहीं। मतलब आज आप सोच सकते हैं कि आज तक आपको यह भी नहीं पता है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा क्यों हुआ। 1 सेकंड में इस्तीफा हो गया। कोई सरकार की बात टाल के आज किसी पद के ऊपर रह सकता है क्या? प्रधानमंत्री की बात को टाल के इस देश में कोई किसी पद के ऊपर रह सकता है क्या? बात यह है मनदीप जी कि उन्होंने क्या किया कि ये तमाम लोग सरकार के भीतर, पार्टी के भीतर रहें, क्योंकि इससे क्या होता था कि कोई सवाल अगर उठता था तो उसका जवाब भी सरकार के, पार्टी के भीतर से आ जाता था, जवाब भी वहीं से आता था। यानी सरकार भी सरकार थी और विपक्ष भी सरकार के भीतर बैठा था। नेहरू की बड़ी कड़ी आलोचना करते थे पार्टी के लोग, पार्टी की मीटिंग में, संसद में खड़े होके, और जवाब कौन देता था? नेहरू खुद जवाब देते थे या उनकी पार्टी के ही नेता जवाब देते थे, सांसद मंत्री जवाब देते थे। तो क्या था कि हर वर्ग को यह लगता था कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व तो ये कांग्रेस कर रही है। हिंदुत्ववादी नेता कांग्रेस में, मुस्लिम परस्त नेता कांग्रेस में, मुसलमानों के हक अधिकार की मांग करने वाले अबुल कलाम जैसे नेता, जी, रफीकी दवई साहब, ये नेता कांग्रेस के भीतर ही थे। तो हर वर्ग को यह लगता था कि भी हमारा प्रतिनिधित्व तो ये पार्टी कर रही है। दलित, पिछड़े, अगड़े सबकी बात होती है। इस वजह से क्या हुआ कि जो वामपंथ था और दक्षिण पंथ था, इनकी राजनीति सिरे नहीं चढ़ पाई। आज ये कह दिया जाता है कि भी वामपंथी, ढिमकापंथी वो पंथ थे। कांग्रेस आज वामपंथ की गोद में जाके बैठ गई है, जबकि कांग्रेस की शुरुआती लड़ाई वामपंथ और दक्षिण पंथ दोनों के खिलाफ थी। तो नेहरू की जो ये राजनीति थी जी, इसको बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। इसीलिए आज बीजेपी नेहरू के अंडर काम करने वाले तमाम मंत्रियों की, उनकी पूजा करती है, उनकी तारीफ करती है, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाती है, लेकिन नेहरू की तारीफ नहीं करते, नेहरू को गालियां देते हैं। नेहरू को तो ऐसी फोटो वायरल कर दी है कि ऐसी इमेज बना दी कि कांग्रेस बात ही नहीं करना चाहता। मतलब एक अगर बात भी चलाते हैं तो मतलब हंसी आती है, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है। आपने देखा होगा कि लड़कियों के साथ फोटो वायरल हो रही है, तो ये चीजें हैं समाज के अंदर।
यही यही मकसद है कि नेहरू को इतना बदनाम कर दिया जाए कि खुद कांग्रेसी उनके बारे में बात करते हुए शर्म महसूस करें। और ये है, हाँ कांग्रेसी बात नहीं करते नेहरू के बारे में। बिल्कुल। और लड़कियों के साथ फोटो वाली बात भी ये है, एडवीना के साथ फोटो, भाई बैठे हैं तो महिला के साथ बैठने, उनकी फोटो वायरल करने, क्या हो गया फिर इससे नेहरू का? अच्छा, उनकी बहन को गले लगा रहे हैं, उनकी बहन की बेटी उनको पीछे से आके हक कर रही है, उन फोटोज के नीचे आप कुछ भी टेक्स्ट लगा के आप वायरल करते रहो। कोई एक फोटो है, उनके दोस्त की बेटी है, उनको शाबाशी दे रहे हैं, उस फोटो को आप मतलब वायरल करके कुछ भी लिख के नेहरू को बदनाम कर रहे हैं। कल को ये आपकी बहन बेटियों के साथ होगा, आपकी बहन बेटी के साथ आप 20 तरीके से हंसते बोलते हैं, उस फोटो को वायरल करके कुछ भी बोल दो। ये भी राहुल गांधी के साथ भी हुआ था, जब अपनी भांजी के साथ वो एयरपोर्ट पे थे तो किसी ने फोटो क्लिक करके और उसके बारे में क्या क्या अनाप शनाप लिख के वायरल किया। तो ये तो है ओछी राजनीति, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है नेहरू विरोधियों की, कि भाई नेहरू के बारे में कांग्रेस ना सोचे। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे, कांग्रेस के पास कोई नीति, कोई विचारधारा नहीं है बीजेपी को हराने की। सिर्फ एक नेहरू ही ऐसी नीति, ऐसी विचारधारा हैं जो बीजेपी को मात दे सकती है। विचारधारा ये कि आप फिर से सभी वर्गों की पार्टी बनिए, लेकिन आप बार बार क्या कर रहे हैं, अपने गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं लंबे टाइम तक। मतलब मैं देखता हूं, देखो बताता हूं कि कांग्रेस की किस तरह से विचारधारा में परिवर्तन हुआ। जाति जनगणना का विरोध करने वाली पहली पार्टी और सबसे ज्यादा विरोध करने वाली पार्टी कौन? कांग्रेस जी। अब लास्ट में आके गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया कि नहीं, हम जाति जनगणना करवाएंगे। तो उस टाइम पर आपने क्या किया, और मैं बताता हूं कि ये बहस उससे आगे से शुरू होती है, नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक। नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक कांग्रेस ने नेहरू की जो विचारधारा थी, सबको जोड़े रखने की जो विचारधारा थी, उसको फॉलो किया। ये इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस के भीतर विचारधारा को लेकर विघटन शुरू हुआ। एक एक करके वर्ग, अलग अलग वर्ग कांग्रेस से अलग होने शुरू हुए। ये इंदिरा गांधी के बाद हुआ जी। और मैं बताता हूं कि आज जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, या फिर जो ब्राह्मण वर्ग सबसे ज्यादा, वो कांग्रेस का इतना कट्टर समर्थक होता था कि दूसरी पार्टियां तो वोट मांगने भी नहीं जाती थी उनके यहां कि भी ये अगर ब्राह्मण हैं तो ये कांग्रेसी हैं। आज नेहरू के बारे में कांग्रेस के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई मुखर है तो वो शर्मा जी का लड़का मिलेगा। बिल्कुल। इंदिरा गांधी का जब असासिनेशन हुआ, या फिर राजीव गांधी की हत्या की गई, बहुत सारे ब्राह्मणों के घरों में भोजन नहीं बना था। गांव के गांव में मतलब मातम, चूल्हा ठंडा हो गया था। 13वीं मनाई गई। तो ये स्थिति थी उस टाइम तक। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस की विचारधारा में किस तरह से परिवर्तन होता है। शाहबानो का एक केस हुआ था, शाहबानो का केस हुआ। उससे पहले एक केस हुआ था कि भी बाबरी मस्जिद के अंदर का ताला खुलवा दिया गया था। और मैं बताता हूं, ये जो बाबरी मस्जिद, इसमें मूर्तियां नेहरू के टाइम पे रखी गई थी, ताला खुलवाया गया था राजीव गांधी के टाइम पर। फिर क्या हुआ कि जी मुसलमान नाराज हो जाएंगे, और हो गए थे बहुत सारे मुसलमान नाराज। उनको टैकल करने के लिए क्या किया कि ट्रिपल तलाक को लेकर एक केस जाता है कोर्ट में, शाहबानो का केस, जिसके ऊपर अभी एक मूवी भी आई है, हक नाम है शायद उसका। तो कांग्रेस क्या करती है कि कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए बदल देती है, यानी ट्रिपल तलाक का समर्थन कर देती है। वहां से कांग्रेस के ऊपर एक मियां बीवी की लड़ाई, उसके अंदर कांग्रेस का कूदना, और वहां से कांग्रेस के ऊपर एक जो धब्बा लगना शुरू हुआ कि ये तो सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोचती है, मुसलमानों की पार्टी है, वो आज तक दाग कांग्रेस नहीं धो पाई है। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे राजीव गांधी के बाद कांग्रेस बिल्कुल ढलान पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। एक आध बार सरकार जरूर बना ली उसने गठबंधन वगैरह से, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाई। उस दौरान क्या हुआ
कि ये जो होते हैं ना कि सो कॉल्ड इंटेलेक्ट, किताबों में विचारधाराओं को पढ़ते हैं, जिनको विचारधारा के नाम पर पूछ लिया जाए, हाँ जी क्या विचारधारा है जी, सेकुलरिज्म, इसके आगे कोई शब्द नहीं आता। ऐसे ऐसे लोग दिल्ली दरबारों में हाजिरी मार के ये लोग राज्यसभाओं में जाने लगे कांग्रेस की तरफ से जी। और इन्होंने ऐसा कब्जा जमाया ये कांग्रेस के रणनीतिकारों और दिल्ली दरबार के भीतर कि आज तक ऐसे ऐसे लोग आपको राहुल गांधी के इर्द गिर्द मिलेंगे जो 4 अपने पड़ोसियों के वोट पार्टी को नहीं दिलवा सकते, हाँ बिल्कुल, इसमें लेकिन बिल्कुल सच्चाई है। बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं जी, विचारधारा जी, हमारी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई पढ़ तो लो एक बार क्या विचारधारा थी कांग्रेस की। कोई बता सकता है कि नेहरू की क्या विचारधारा थी, किसकी साइड थे नेहरू? तो आप कौन सी विचारधारा की बात करते हो? विचारधारा तो ये थी कि ये तमाम लोग, आपसे कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए, कोई आपके ऊपर ये आरोप ना लगा दे कि ये जी मुसलमानों की पार्टी है या ये हिंदुओं की पार्टी है, कोई आपके ऊपर यह आरोप ना लगा पाए कि ये दलितों की पार्टी है या सवर्णों की पार्टी है। जी। ये थी विचारधारा। लेकिन आज बीजेपी कहीं ना कहीं इनको साबित भी कर देती है। जैसे राम मंदिर का मामला था तो बहुत सारे ऐसे थे जहां पे ये बयान नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते कांग्रेसी, और फिर वहीं पे इन पे आरोप लगने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं ना, ये जो हाँ। सो कोल्ड विचारधारा, ऐसे लोग भरे पड़े हैं कांग्रेस के भीतर जो आम जन से कटे हुए हैं। उनको नहीं पता है कि भाई आपकी ये जो राज्यसभा की सीट के चक्कर में पार्टी के भीतर क्या हो रहा है, पार्टी कितनी जनता से कट चुकी है, इसका नुकसान क्या हो रहा है, और एक बड़ा वर्ग आपसे कट गया है। आप आज आप बताइए कि कांग्रेस के भीतर कितने ऐसे नेता हैं कि जो भी, जिनके ऊपर आप मुहर लगवा दे कि भी ये हिंदुत्ववादी है, जी। ये तो हिंदुओं की बात करता है जी, हिंदुओं के मुद्दे उठाता रहता है हमेशा। एक नहीं मिलेगा आपको ढूंढने से भी, और अगर कोई ऐसी बात कर देगा पार्टी से बाहर जाना पड़ेगा। कितने ऐसे नेता हैं कांग्रेस के भीतर जो आज कह दे कि सवर्णों की बात करें, दलित पिछड़ों की बात राहुल गांधी आजकल बहुत कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा भी तो नेता होना चाहिए जो सवर्णों की बात करे, उनके हक अधिकारों की बात करे। एक भी नहीं है जी। तो फिर ये इसकी वजह से क्या होता है कि भी आपकी अगर कोई बात ही नहीं कर रहा है तो वो वर्ग आपसे कट जाता है, और ये कटा है, लेकिन इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। विचारधारा जी, कोई कौन सी विचारधारा है, क्या विचारधारा है? आपने शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन करके सरकार बनाई, बीजेपी तो कुछ भी नहीं है, कट्टर हिंदुत्ववादी शिवसेना के सामने, उस शिवसेना के साथ आपने गठबंधन कर लिया। कहां है विचारधारा? ये विचारधारा है। आपने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, सजा काट चुके हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप में, और वो आरोप जो आपकी पार्टी की सरकारों के टाइम पर लगे थे। ये क्या विचारधारा है? तो ये आप है ना, इतने बड़े, इतने विविध देश में और इतनी विशाल पॉलिटिक्स के बीच में ये विचारधारा का झुंझुना नहीं बजा सकते हैं। आपकी कोई ये गढ़ी गढ़ाई कोई लिखित विचारधारा हो ही नहीं सकती है। इस देश की सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा हो सकती है कि जैसा देश ऐसी विचारधारा। बस आपको कोशिश ये करनी है कि कोई वर्ग आपसे अछूता ना रहे, कोई वर्ग ये ना सोचे कि जी हमारी बात नहीं करता कोई भाषा, कोई क्षेत्र, कोई जात, कोई धर्म, ये ना सोचे कि जी हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले तो पार्टी के भीतर है ही नहीं, हमारी तो कोई बात ही नहीं करता। जिस दिन आप इस कमी में आ जाते हैं तो एक एक करके वर्ग आपसे कटने लग जाते हैं, और यही कांग्रेस के साथ हुआ। पहले वो उसके बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए, वहां पर पूजा अर्चना शुरू हुई तो मुसलमान नाराज हो गए, उनको आपके पास रखने के लिए उस टाइम पर कोई बड़ा नेता था नहीं। फिर आपने वो ट्रिपल तलाक का समर्थन किया तो फिर हिंदू नाराज हो गए। आपने लंबे टाइम तक जाति जनगणना का विरोध किया तो आपसे धीरे धीरे करके दलित और पिछड़े नाराज होने लगे। उन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाई, कई राज्यों में सरकारें बनी। लेकिन अब आपने एकदम से जाति जनगणना का समर्थन कर दिया तो आपसे बहुत सारे स्वर्ण नाराज हो गए, क्योंकि आपके पास अगर आप कोई इश्यू उठा रहे हैं तो उसका संतुलन बनाने के लिए दूसरा पक्ष है ही नहीं।
जी। जबकि आप पार्टी छोड़िए, मनदीप जी, सरकारें भी ऐसे ही चलती हैं। जिस सरकार के भीतर आपकी रोड मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, जिसका काम है सड़कें बनाना, पेड़ काटो, पहाड़ों को ढहाओ, सड़कें बनाओ, उसी सरकार के भीतर पर्यावरण मंत्रालय होता है, वन मंत्रालय होता है, जिसका काम होता है कि नहीं जी बचाओ। जी। इनके बीच में कहीं ना कहीं जाके संतुलन स्थापित होता है। जब दो ध्रुव आपस में टकराते हैं, कोई संतुलन तब स्थापित होता है। लेकिन आप मान के चलिए कि आप रोड मिनिस्ट्री को ही खत्म कर दीजिए कि जी हमें तो सिर्फ पर्यावरण चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा? लेकिन अगर आप उधर से कहोगे कि जी पर्यावरण मंत्रालय को, वन मंत्रालय को खत्म कर दो, तो फिर आपके पास ऑक्सीजन कहाँ से बचेगी, पेड़ पौधे, प्रकृति कहाँ रहेगी? दोनों जरूरी हैं। जी। ये नेहरू थे। सबको साथ लेकर चलना जरूरी है, मतलब है जी, सबको साथ लेकर चलना जरूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेहरू की इस विरासत के बारे में बात ना हो, इसीलिए नेहरू को, और मैं फिर कह रहा हूं, इस ताकत को कांग्रेस नहीं समझती है, बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है। मोदी जी ने दो नेताओं को बहुत क्लोजली स्टडी किया है, एक नेहरू, एक इंदिरा गांधी। उन्होंने बहुत क्लोजली स्टडी किया है कि इन नेताओं ने किस किस तरह से राजनीति की थी, और ऐसी क्या वजह है कि इन नेताओं के खिलाफ भी लोग हो गए, इन नेताओं को भी लोग गालियां देने लगे। वो कहां कमी रही? मोदी उन कमियों को दूर कर रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर से। जी। कि भी नैरेटिव बनाने वाली या इतने बड़े नेता को तंग करने वाली, इतने बड़े नेता को आज की तारीख में गालियां दिलवाने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, मैं पहले उनको खत्म करूंगा। मैं उस नैरेटिव बनाने वाले लोगों को खामोश करूंगा, मैं उस मीडिया को साथ में लेके रखूंगा जो ये नैरेटिव गढ़ती है। मैं उन संस्थाओं को भी कंट्रोल करूंगा जिन्होंने पिछली सरकारों को बेवजह भी तंग किया और अच्छी वजहों की वजह से भी तंग किया। इंदिरा गांधी का भी हम बात करेंगे। इंदिरा गांधी के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट कैसे सरकार के हर बिल के ऊपर अड़ंगा अड़ा देती थी, हर बिल के ऊपर। और ऐसे ऐसे बिल थे जो मतलब इस देश के लिए, इस देश का आधारभूत ढांचा, इस देश जो आज ये देश है उसकी नींव रखने वाले जो बिल थे, ऐसे कानून थे, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी फैसले थे, उनके ऊपर कुंडली मार के कोर्ट बैठ जाया करती थी। इतनी टसल थी। एक छोटी सी वजह निकाल के इंदिरा गांधी का तो इलेक्शन तक वो कर दिया था, रद्द कर दिया था। सर इस पे अलग से बात करेंगे हम जी। इसमें मेन सा है कि राहुल गांधी को ये बातें कब समझ में आएंगी? मुझे नहीं लगता समझ में आएंगी, क्योंकि ये चीज़ें अगर देखो मनदीप जी, क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं कि छोटी छोटी पार्टीज़ हैं। आज इनेलो है, जेजेपी है हमारे हरियाणा में, चौधरी देवीलाल के नाम के बिना उनकी बात शुरू नहीं होती। हर मंच से, हर जगह से उनका मतलब उनकी कामों को लेके, चौधरी देवीलाल के कामों को लेके, उनके नाम को लेके उनका संबोधन शुरू होता है। और आप इनेलो की किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता, जेजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से पूछ लीजिए देवीलाल के बारे में, वो सब कुछ बता देंगे जी, क्या क्या काम थे, क्या क्या उनकी नीतियां थी, कि क्या क्या बोलते थे, किस किस तरह से सोचते थे, सब बता देंगे। लेकिन यही रिसर्च आप उल्टा कांग्रेस के ऊपर कर लीजिए कि जी नेहरू के बारे में आप बोल के दिखाओ, बताओ क्या क्या था, नहीं बोल पाएंगे। तो आप जब अपनी जड़ों से कट जाते हो तो आप एक ऐसी पतंग हो जाते हो, वो क्या पता किस झाड़ के ऊपर जाकर लटकेगी, क्या पता किस तार के ऊपर जाके लटकेगी। और ये हो रहा है कांग्रेस के साथ। कभी छोटी छोटी पार्टियां जो कांग्रेस में से टूट के बनी हैं, कांग्रेस के सामने पैदा हुई हैं, उनके साथ वो दूसरे तीसरे स्तर की पार्टी बन के गठबंधन करके आज अपनी राजनीति को जिंदा रख रही है। क्यों? क्योंकि आपने ये सो कोल्ड पढ़ी पढ़ाई, लिखी लिखाई, ये जो राज्यसभाओं के रास्ते, दरबारियों के कही हुई जो विचारधारा है उसको तो अपना लिया, लेकिन अपनी जो सबसे बड़ी विरासत है आप उसको भूल गए। उनकी बात ही नहीं करते, उनको स्टडी ही नहीं करते। सर जी, लेकिन ब्राह्मण ही नेता नहीं मानते, नेहरू के बारे में जानते नहीं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, वो क्यों है?
मनदीप जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये दुर्भाग्य है हमारे दौर का, कि जिस दौर में ना अपनी जाति के छोटे 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 भैये नेताओं की जाफी बरे मतलब फिरे हैं लोग, उनके लिए रैली रोड़े जलसे मरने कटने को तैयार हो जाते हैं। उस दौर में ब्राह्मण समाज ने अपने सबसे बड़े नेता को छोड़ दिया। नेहरू को आके कोई कुछ भी बोल देता है, गालियां दे देता है, लेकिन समाज की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, इसका कोई विरोध नहीं किया जाता। क्या आप आज की तारीख में सोच सकते हैं कि आप अंबेडकर के खिलाफ बोल के दलित समाज की एक भी वोट ले लो? मैं जातियों में नहीं सड़कों बांट पे रहा आ हूं, जाएंगे। लेकिन एक अलग लगाव होता है किसी भी समाज का किसी नेता के साथ, वो है, इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। अंबेडकर साहब ने पूरे देश के लिए तमाम वर्गों के लिए काम किया, लेकिन क्या हम इस बात से इनकार कर सकते कि जो लगाव अंबेडकर साहब से दलित समाज का है वो किसी और समाज का भी है? तो क्या अंबेडकर साहब के खिलाफ बोल के आप दलितों की एक वोट ले सकते हो? नहीं ले सकते। चौधरी छोटूराम, उन्होंने किसान वर्ग के लिए सभी जातियों के लिए काम किया, लेकिन जाट समाज का जो लगाव है चौधरी छोटूराम से वो बाकी वर्गों का नहीं है, उस उतना होना चाहिए। क्या चौधरी छोटूराम के खिलाफ बोल के क्या आप इन किसान समाज का एक भी वोट ले सकते हो? नहीं ले सकते। अलग अलग समाजों के अलग अलग नेता हैं, लेकिन आप नेहरू को गालियां देके ब्राह्मण समाज के सारे वोट ले सकते हो। गांधी को गालियां देके आप बनिया समाज के सारे वोट ले सकते हो। ये पता है क्यों है? क्या हमने इतने बड़े बड़े पर्सनैलिटीज को तो छोड़ दिया, आज छुट भइयों के पीछे लगे हुए हैं, जो जात धर्म के नाम पर आपको किसी जाति से लड़ाना चाहते हैं, जो आपकी समाज की लीक को, आपके समाज के विरासत को छोटा करना चाहते हैं, उनके पीछे तो आप लगे हुए हैं। लेकिन एक ऐसा नेता जिसने ये पूरा का पूरा देश बना दिया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का देश, वो देश जो जब आजाद हुआ था तो तमाम दुनिया ये कह रही थी कि बिखर जाएगा, ये देश भी नहीं रह पाएगा, आपस में ये लड़ मरेंगे। 563 रियासतें और बहुत सारी रियासतें ये चाह रही थी कि या तो हम पाकिस्तान के साथ जाएं या अपना अलग देश बनाएं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना अलग देश घोषित कर दिया था। उन तमाम लोगों को अपने तरीके से किसी को धमकाया, किसी को दुलार किया, किसी को ललकारा, किसी के साथ डिप्लोमेसी खेली, किसी न किसी तरह से सभी को एक किया और ये देश बनाया। वो नेता जिसके बारे में आज कह दिया जाता है कि जी कश्मीर दे दिया था। भाई साहब, नेहरू के बिना आपके पास था क्या कश्मीर? जब नेहरू के साथ कश्मीर की संधि हुई थी उस टाइम पर पाकिस्तान श्रीनगर तक पहुंच चुका था। मारा पीटा किसने डिमांड की थी? क्या उस टाइम पर कोई मोदी थे, बीजेपी थी, आरएसएस थी जो ये डिमांड कर रही थी कि जी हमें कश्मीर चाहिए? लेकिन नेहरू को चाहिए था कश्मीर, क्योंकि उसे देश की एक ऐसी बाउंड्री बनानी थी, एक ऐसा बॉर्डर बनाना था जो सुरक्षित हो और है। मार मार के भगाया नेहरू ने उस दौर में जब हम लोग रोटी के लिए लड़ रहे थे। आज जितना हिस्सा कश्मीर का हमारे पास है वो नेहरू की देन है। और अगर किसी को लगता है कि ये हिस्सा कम है तो युद्ध लड़ो और ले लो, किसने रोका है? नेहरू तो नहीं रोक रहे। नेहरू ने भी तो युद्ध लड़के लिया था ना। युद्ध लड़के लेने का ऑप्शन तो आज भी है, ले लो। कोई 1 इंच जमीन तो लेके दिखाओ ना किसी देश से लड़के। नेहरू ने लेके दिखाई है, गोवा को शामिल किया, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर आज तक चीन अपना वो कहता है अधिकार जताता है, लेकिन नेहरू ने लिया, रखा इंडिया के साथ में। उधर पेंगोंग तसो से लेके आपका लेह लद्दाख तक, ये सारा का सारा किसकी देन है? नेहरू की देन है। उस दौर में वो आदमी इतना पराक्रमी था। तो ऐसे नेता के साथ दिक्कत यह भी हुई है कि नेहरू ने कभी अपने ऊपर किसी जात धर्म का ठप्पा नहीं लगने दिया। इससे उनका स्टेचर बड़ा तो हो गया, बिल्कुल हो गया, लेकिन वो अपने हरियाणवी में नहीं कहा करे कई माम्या का भांजा भूखा रहा करे। हाँ। उनके साथ ये भी बन गई। जब उनका किसी एक मुहर नहीं लगी उनके ऊपर, इसकी वजह से ये भी हुआ कि सभी ने ये सोच लिया कि अच्छा इसने तो कोई और भी संभाल लेगा, इसने तो कोई और भी खुआ देगा, कोई और, सारा देश सपोर्ट में आ जाएगा नेहरू का। तो
अरे वो भी बोल पड़, कांग्रेसी बोल लेंगे, वो भी बोलना बंद हो गए नेहरू के लिए। तो वो कई मामे का भांजा भूखा जो सबका सा जला था, वो आज इसलिए भूखा मर रहा है कि किसी एक मामा ने ये नहीं कहा कि ना बेटा तू इधर आवेगा तो खाना मेरे तो खाना है। ब्राह्मण समाज को वो काम करना था नेहरू के लिए कि भाई सबसे पहले हमारा है। और उससे क्या होता है कि आप जब किसी बड़े नेता को अपने समाज की प्रेरणा बनाते हो ना, तो वो आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा संदेश देता है जिससे बच्चे प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं। आप सोचो ना कि नेहरू से अगर कोई समाज प्रेरणा ले, नेहरू को आदर्श मानकर कोई राजनीति करे, राजनीति के अखाड़े में उतरे, तो उसका कैनवस कितना बड़ा होगा, वो कितने समाज को साथ में रखने की, जोड़ने की क्षमता रखेगा। लेकिन यहां तो ना जी हमारी सिर्फ एक जात की बात करो तो आपा नेता माना, तो वो एक जाति तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वो आज नेता हैं, उनके लिए लड़ने मरने कटने वाले भी हैं, लेकिन जिन्होंने सबकी बात की, सबको जोड़ा, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर। आज काफी लंबी बातचीत हुई है। शुक्रिया मनदीप जी। और इस विषय को जो लोग सुन रहे हैं वो भी अपनी राय दे सकते हैं। एक अच्छा विषय है और एक अच्छी बातचीत भी होनी चाहिए ऐसे मुद्दों पे। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दें। धन्यवाद।